ये कहानी जहांगीर साहब की कहानी है और ये कहानी अब से तकरीबन 27-28 साल पुरानी है। और ये उस दौर की बात है जब ये बताते हैं कि इनकी बड़ी खाला लियाकताबाद नंबर 4 के अंदर रहा करती थी। बेसिकली इनकी बड़ी खाला का जो घर था वो ग्राउंड प्लस वन पे मुश्तमिल था। 120 गज का घर था, लेकिन उस दौर के हिसाब से इनकी खाला के घर के आगे का जो हिस्सा था उस जगह पे भी इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था। या आप कह सकते हैं कि इन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा पार्क नुमा एरिया बना के वहाँ पे चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी थी। वैसे तो इनकी खाला का जो घर था वो एक कदीम घर था, यानी जब आप उसके अंदर दाखिल होंगे तो दाखिल होते ही एक बड़ा सा सहन मौजूद था। इस सहन के अंदर अक्सर चारपाई पड़ी होती थी और मज़ीद अंदर जाने पे मोज़ाइक वाले कमरे मौजूद थे और बीच में एक जीना था जो कि सीधा फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाया करता था। ये बताते कि अक्सर जब भी हम खाला के घर जाते तो एक ना एक दिन या 2 दिन के लिए रुका करते थे। तो वैसे ही हम लोग जब एक दफ़ा अपनी खाला के घर रुकने के लिए गए तो हम लोग नीचे वाले कमरे में, यानी जो कॉर्नर पे मौजूद था, अक्सर वहाँ पे रात में सोया करते थे। तो वैसे ही मेरे घर वाले यानी मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन सारे के सारे सो चुके थे और मैं अकेला इस कमरे के अंदर लेटा हुआ कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ सके। अभी जबकि मैं लेटा हुआ था तो लेटे लेटे मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जैसे ऊपर की तरफ से, यानी जो छत के ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे किसी के भागने की या चलने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत के ऊपर मौजूद है जो कि मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह भागता चला जा रहा है। कभी ऐसा लगता कि कोई भाग रहा है और कभी ऐसा महसूस हुआ करता जैसे किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद ये बताते कि इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो भी छत के ऊपर मौजूद है, जैसे जैसे वो छत के ऊपर कदम रखता है या एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू करता है तो इनको पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। यानी जो भी ऊपर मौजूद है उसने या तो पायल या घुंघरू पहन रखे हैं या फिर उसके पाँव में या उसके हाथों में कोई इस तरह की चेन या कोई इस तरह की कड़ियाँ मौजूद हैं कि जिनके टकराने से इस तरह की आवाज़ बाकायदा महसूस हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं बच्चा था, मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक डेस्परेशन भी मौजूद थी और अब तक मेरे जहन में ये नुमाया नहीं हुआ था कि ऊपर हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई चोर या इस तरह के लोग छत के ऊपर आ चुके हैं या फिर ये जो बराबर वाला घर मौजूद है इसकी आवाज़ें हमें नीचे अपने कमरे में सुनाई दे रही हैं। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद मैं खड़ा हुआ और अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या आई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ या उस रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब ये जो जीना था ये बड़ा जीना था, यानी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद सीधे सीधे आपको जाना होता था, फिर कुछ सीढ़ियाँ थी और फिर राइट मुड़ के सीधा छत की तरफ जाया जा सकता था। खैर, जैसे ही मैंने जीने की जो पहली सीढ़ियाँ थीं, उसके बाद जो दूसरी सीढ़ियाँ थीं, इन सीढ़ियों को अबूर किया और जब मैं एग्जैक्टली तीसरी सीढ़ियों की तरफ आया जहाँ से मुझे छत के ऊपर या छत पे दाखिल होना था, तो मैंने देखा कि छत के सामने ही, यानी जहाँ पे छत की एंट्रेंस मौजूद है, उसके सामने कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। हैरान कुन बात यह थी कि जो भी बैठा हुआ था उसकी बैक साइड या उसके पीछे का हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो कि वहाँ पे आके बैठ चुकी है। हैरान कुन बात ये थी कि उस औरत के जो बाल थे वो इस कदर लंबे और इस कदर बड़े बाल थे कि उसके बाल बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बैठ के मुसलसल वो अपने पाँव को, यानी एक पाँव को दूसरे पाँव से मारती चली जा रही है। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो औरत एक पाँव से दूसरे पाँव की तरफ मार रही थी तो उसके पाँव टकराने पे पायल या घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी वाकई में इस औरत ने कोई पायल या घुंघरू पहन रखे थे और अल्लाह जाने ये कौन औरत थी, कहाँ से आई थी और ये छत के ऊपर कैसे आके बैठ चुकी थी। ये सारे सवालात मेरे जहन में अपनी जगह मौजूद थे। आप यकीन करें कि कुछ देर बाद जब मैंने एग्जैक्टली उस औरत के पैरों की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो उंगलियां थीं वो मेरी तरफ मौजूद थीं, जबकि उसकी जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा था या उसका जो मुंह था वो अपोजिट डायरेक्शन में नज़र आ रहा था। या तो इस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पैर थे या फिर इसने अपनी गर्दन को या अपने जिस्म को इस कदर मोड़ दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे मुकम्मल तौर पे ट्विस्ट होने के बाद वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में बैठी हुई है।
इसी दौरानिए में कि मैं मज़ीद आगे बढ़ता तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है। अब जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो जो मेरे अंकल थे मेरे पीछे खड़े हुए थे और मुसलसल उन्होंने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी थी। अगले ही लम्हे उनके जो हाथ थे वो मेरी आंखों के सामने मौजूद थे, जैसे कि वो शायद नहीं चाहते थे जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद है या जो मखलूक मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है उसको मैं मज़ीद या उसकी शक्ल को देख सकूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुसलसल मेरे अंकल आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहे थे और कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आइंदा अकेले रात में ख़ास तौर पे छत पे नहीं आना। मुझे इतना याद है कि ये वाक़या जब मेरे साथ पेश आया था तो जब मैं नीचे वापस यानी उस कमरे में आया जहाँ पे मेरी अम्मी मौजूद थी तो मुझे उस वक्त ही बुखार होने का एहसास हो रहा था। आप यकीन करें कि इस वाक़े के बाद 15 या 20 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा। काफ़ी अरसे तक दम दुरूद करने के बाद बिलाखिर मैं नॉर्मल हुआ। वैसे तो मैं अपनी कामयाबी का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने मुझे इस कदर कामयाबियाँ दी हैं कि मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा न सिर्फ देख लिया है बल्कि अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि जब चाहूँ जहाँ चाहूँ ट्रैवल कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं कामयाब हुआ या मैंने पैसे कमाना शुरू किए तो मैंने उसके साथ साथ न सिर्फ दुनिया को एक्सप्लोर किया बल्कि मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मुल्कों में ख़ास तौर पे बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत बार खाना खाया। ये जो बैंकॉक का रेस्टोरेंट था बेसिकली एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और यहाँ की एक ख़ास डिश थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब भी मेरा बैंकॉक जाना होता था तो मैं ना सिर्फ उस रेस्टोरेंट में जाया करता था बल्कि उस रेस्टोरेंट के जो मालिकान थे मेरा इंतज़ार किया करते थे। इसकी वजह ये थी कि मैं एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा था और तकरीबन करोड़ों लोग मुझे जाना करते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था या मेरी कामयाबी बढ़ती चली जा रही थी तो बजाय इसके कि मेरे अंदर लीनियंसी पैदा होती, मैं लोगों के काम आता, मुझे दुनिया की जितनी भी बुरी चीज़ें थीं या बुरे काम थे एकदम से उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। अक्सर मैं रातों रात ड्रिंक करता रहता, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता और आहिस्ता आहिस्ता करके एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लग रहा था कि मैं शैतान के मुकम्मल तौर पे ज़ेरे असर आ चुका हूँ। हर बुरा काम, हर बुरी एक्टिविटी, हर बुरा अमल मुझे अच्छा लगा करता था और अब मैं चाहता था कि जितनी भी अच्छी चीज़ें, अच्छे काम मैं किया करता था मैं उनसे उतना ही दूर हो जाऊं जितना मैं उन कामों के करीब हुआ करता था। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद बुरे काम करना, बुरे लोगों से मिलना न सिर्फ हो चुका था बल्कि अब मुझे अच्छे कामों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी दौरानिए में मुसलसल जो मेरी ट्रैवलिंग थी ना वो सिर्फ जारी रही बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा सा, बहुत मशहूर सा रेस्टोरेंट है, मुझे वहाँ इनवाइट किया गया। और अजीब बात ये थी कि मुझे उस रेस्टोरेंट के अंदर जिसने इनवाइट किया था वो वहीं की यानी इंग्लैंड की ही कोई गोरी लड़की थी। उसने मुझे डिनर पे बुलाया था और डिनर के साथ साथ बहुत सारी बिज़नेस मीटिंग्स थीं या बिज़नेस के मामलात थे जो हमारे दरमियान सेटल होना बाकी थे। अब जब मैं लंदन में उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां पे मुझे इनवाइट किया गया था तो जैसे ही मैं टेबल पे जाके बैठा तो कुछ देर के बाद मेरी पसंद का वही खाना जो कि मैं बैंकॉक में जाके उस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाया करता था मेरे सामने मौजूद था। अब अजीब बात ये थी कि ये जो खाना था ये उस खाने की तरह नहीं था बल्कि वही खाना था जो खाना मैं बैंकॉक में वहाँ जाके खाया करता था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरी पसंद के बारे में या उस रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता चला। हालांकि ना ही कभी मैंने इसको इस बारे में बताया है, ना ही वो मेरे बारे में इस कदर जाना करती है। खैर जैसे ही मैंने ये खाना देखा तो अगला सवाल मेरा उस लड़की से यही था कि ये जो खाना है ये बिला आखिर तुम्हारे पास कैसे आया।
और अगर ये आ भी गया तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या शौक से खाया करता हूँ। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी, बजाय इसके मेरी बात का जवाब देती, उसने मुझे किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो कहने लगी कि आप खाना खा लें, खाना खाने के बाद ऊपर एक चर्च है, मैं आपको उस चर्च के अंदर लेके चलूँगी और वहाँ जाके कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे। अब जब मैं खाना खाने के बाद ऊपर उस चर्च के अंदर गया तो जैसे ही उस चर्च के अंदर मैं पहुँचा, मुझे एक अजीब सा भारी भारी सा एहसास हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। ये भारी भारी सी जो फीलिंग थी, ये मुझे क्यों हो रही थी मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में, यानी इस चर्च में जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे अलावा भी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर मौजूद है। एक अजीब सा खौफ था जो मुझ पे तारी था और वो लड़की जैसे जैसे बोल रही थी, यानी जो जो वो कह रही थी, मैं मुसलसल उस शैतानी चर्च में करता चला जा रहा था। हाँ, ये जो चर्च था ये बुनियादी तौर पे एक शैतानिक चर्च था, जिसे आप एक शैतानी चर्च कह सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह के बुरे काम अंजाम दिए जाते थे। अब जब मैं वहाँ पे बैठा रहा तो इस दौरानिए में मुझे कुछ आवाज़ें इस तरह की आ रही थी कि जैसे मुझे कोई मैसेज दिया जा रहा हो। और उसके बाद उस लड़की ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में आप कितनी और किस कदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। अब जब उस लड़की ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उसको कहा कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा कामयाब बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना सिर्फ पैसा हो, बल्कि मुझे लोग जाने, मेरी बहुत ज़्यादा शोहरत हो और मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मेरा इंतज़ार करें और मेरे दीवाने होकर रह जाएं। जैसे जैसे मुझे कहा जा रहा था वैसे वैसे उस चर्च के अंदर मैं करता चला गया, और जब मैं उस चर्च से बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था कुछ अजीब सी नेगेटिव ताकतें हैं जो मुझे सपोर्ट करना शुरू हो चुकी हैं। उस दिन के बाद से मुसलसल ना मैं सिर्फ कामयाबी हासिल करता चला गया, बल्कि देखते ही देखते मैं इस कदर कामयाब हो गया कि तकरीबन पूरा का पूरा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोग जो कि गानों को पसंद किया करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा सराहने लगे और मेरा इंतज़ार करने लगे। जैसे जैसे मुझे कहा जाता और जो जो मुझे कहा जाता मुझे वो करना होता, और इसके बदले में मुझे ना सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इल्यूमिनाटीज़ का पार्ट बन चुका था और मैं मुसलसल वो कर रहा था जो कि इल्यूमिनाटी मुझसे करवाना चाहते थे। अगर आप सच्ची बात करें और मेरी मालूमात की बात करें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑयल का सेक्टर हो, चाहे गैस का सेक्टर हो, कोई भी प्रोडक्शन हो या किसी भी किस्म की एनर्जी हो, या आप कह सकते हैं जितना भी मेडिकल से रिलेटेड काम हो, इन तमाम के तमाम शोबों में इनके जो भी हेड्स हैं या जो भी लोग यहाँ पे काम किया करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग इस तंजीम का यानी इल्यूमिनाटीज़ का पार्ट हैं, और ना ही ये सब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि जब जिसके साथ ये जो करना चाहें बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया को ना ये सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि देखते ही देखते जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, उनको ना सिर्फ कम किया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ साजिशों के ज़रिए इल्यूमिनाटीज़ को आगे किया जा रहा है और लोगों को मेन फेस से या असल रास्ते से हटा के शैतानी रास्ते पे भटकाया जा रहा है। ये जो भी किस्से, जो भी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं, ये सारी की सारी इंडिया के एक बहुत मशहूर सिंगर जिन्हें आप हनी सिंह के नाम से जाना करते हैं, ये सब के सब वाक़यात उनकी ही ज़बानी थे और उनके साथ पेश आए थे। अब उनका ये कहना है या उनका ये मानना है कि वो अब इल्यूमिनाटीज़ का ना ही हिस्सा हैं और ना ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा है
जिस हिस्से में ना सिर्फ वो उनके साथ मौजूद थे, बल्कि वो उन लोगों को सपोर्ट किया करते थे जो कि सरासर शैतान के पुजारी हुआ करते हैं, बल्कि लोगों के मफादात के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए या लोगों को लालच दे के शैतान के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया करते हैं। आज भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ना ही सिर्फ इनकी साजिशों में फंस चुके हैं, बल्कि अब वो इस पोजीशन पे हैं कि अगर वो चाहें भी तो इनसे दूर या इनके एरिया से बाहर नहीं निकल सकते।